Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. Today I am going to start brand new chapter, that is carbohydrate biosynthesis in plants and bacteria. And in this chapter we will discuss 5 important topics. First one is the photosynthetic carbohydrate synthesis, and in this topic we will discuss C3 cycle in detail as well as their regulation. After that we will discuss photorespiration, C4 and CAM pathway, and then we will cover biosynthesis of starch and sucrose. After that we will discuss synthesis of cell wall polysaccharides. In this topic we will discuss synthesis of cellulose as well as synthesis of bacterial peptidoglycan. And after that we will discuss the last topic of this chapter, that is integration of carbohydrate metabolism in plant cell. So overall 5 important topics we will discuss in this chapter one by one, and in this lecture we will discuss about the mechanism of C3 cycle as well as their regulation. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is photosynthetic carbohydrate synthesis. कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस प्लांट्स में भी होते हैं एज वेल एज एनिमल्स में भी होते हैं। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का प्रोसेस अलग है, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का प्रोसेस अलग है। एनिमल्स में अगर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस की बात करें तो दे ऑलवेज रिक्वायर्ड 3 कार्बन प्रीकर्सर। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए हमेशा 3 कार्बन का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। 3 कार्बन प्रीकर्सर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ये पायरुवेट हो सकता है। पायरुवेट की अगर बात करें तो इनका जो कार्बन होता है दे आर लेस ऑक्सीडाइज्ड देन कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट की बायोसिंथेसिस के लिए हमेशा 3 कार्बन की प्रीकर्सर की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल पायरुवेट की कार्बन की अगर बात करें तो इनका जो कार्बन होता है ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन से लेस ऑक्सीडाइज्ड होता है। प्लांट्स में अगर कार्बोहाइड्रेट बायोसिंथेसिस की अगर बात करें, प्लांट्स हुआ या फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की बायोसिंथेसिस होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है उसके लिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस करके बनता है क्या? ट्रायोज फॉस्फेट। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड से जब ट्रायोज फॉस्फेट बनता है तो क्या इसके लिए एनर्जी या फिर रिड्यूसिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है? एंड द आंसर इज यस। प्लांट्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रायोज फॉस्फेट में बनता है रिड्यूस होकर, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज वेल एज रिड्यूसिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी विल बी एटीपी, एंड रिड्यूसिंग पावर की अगर बात करें तो रिड्यूसिंग पावर होगा NADPH। अब सवाल ये है कि ये एटीपी और NADPH आएगा कहाँ से? जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, फोटोसिंथेसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज द डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के 2 मैकेनिज्म हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और इसमें बनता है ATP, NADPH
एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर इन्वायरमेंट में आ जाता है, बाकी एटीपी और NADPH यूज होता है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन को कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट बनता है। मींस पहले क्या बनेगा? ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राइओज फॉस्फेट से बनेगा हेक्सोज फॉस्फेट। अब ये हेक्सोज फॉस्फेट से सुक्रोज भी बन सकता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, स्टार्च भी बन सकता है फॉर स्टोरेज, सेलुलोज भी बन सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। पेंटोज फॉस्फेट बनता है। पेंटोज फॉस्फेट्स आर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स फॉर DNA, RNA, प्रोटीन and lipid synthesis. So plants and other autotrophs की अगर बात करें तो they use carbon dioxide as the sole source of carbon atom required for the biosynthesis of cellulose, starch, lipid and proteins and in many other organic components of the प्लांट सेल्स है। जबकि हेटेरोट्रॉफ की अगर बात करें तो दे कैन नॉट ब्रिंग अबाउट द नेट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू अचीव द नेट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। सो दिस इज ओवरऑल व्यू ऑफ एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बायोमास इन प्लांट्स। अब सवाल यहाँ पे यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन होता कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन होते हैं प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स आर यूनिक ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल एंड एल्गी। प्लास्टिड्स की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द बायोसिंथेटिक एक्टिविटी इन प्लांट्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन कहाँ होता है? प्लास्टिड्स में होता है। प्लास्टिड्स की अगर बात करें तो इट इज अ फैमिली ऑफ सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल जो कि डबल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर बात करें तो प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है उसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है क्या? एंजाइम्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन। इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है जो इस क्लोरोप्लास्ट के कुछ प्रोटीन्स को इनकोड करता है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीन सेम लाइक अदर न्यूक्लियर जीन्स। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के द्वारा होता है। आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोटीन्स जो होते हैं वो इंपोर्ट होते हैं किसमें? प्लास्टिड्स में। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्लास्टिड्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन रेप्लिकेटिंग देयर जीनोम एंड यूजिंग देयर ओन एंजाइम्स एंड राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स इनकोडेड बाय दैट जीनोम। प्लास्टिड्स की अगर ऑरिजिन की बात करें तो चाहे कोई भी प्लास्टिड्स हो वो प्रोप्लास्टिड से ही बनते हैं। सो प्रोप्लास्टिड से सारे प्लास्टिड्स बनते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड वन इज द क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज द क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोस मींस को होता है कलरलेस। सो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है दे आर कलरलेस प्लास्टिड। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये कलरलेस होता क्यों है? कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। जो क्लोरोफिल पिगमेंट या फिर अदर पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट में एब्सेंट होते हैं। इनके अलावा ल्यूकोप्लास्ट में ग्रैनम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं या थिलाकॉइड नहीं प्रेजेंट होता है। मींस जो इंटरनल मेम्ब्रेन एनालोगस टू द फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन थिलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह के होते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें जो मटेरियल स्टोर है उसका नेचर क्या है। अगर स्टोरेज मटेरियल स्टार्च है देन द ल्यूकोप्लास्ट इज अमाइलोप्लास्ट। अगर स्टोरेज
स्टोरेज मटेरियल फैट एंड ऑयल है, देन द ल्यूकोप्लास्ट इज इलियोप्लास्ट। अगर स्टोरेज मटेरियल प्रोटीन्स हैं तो द ल्यूकोप्लास्ट इज ए ल्यूरोप्लास्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट ल्यूकोप्लास्ट। नाउ क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट का कलर रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो ये ल्यूकोप्लास्ट से भी बनता है एंड क्लोरोप्लास्ट से भी बनता है। इनके दो बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप आसानी से समझ सकते हो। टोमेटो एंड चिली का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, और ग्रीन से रेड में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग राइपनिंग। और ये क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। Orange color of carrot root is due to chromoplast. Now the third one is the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो these are the green plastid. इनका कलर ग्रीन होता है because of the presence of photosynthetic pigments, chlorophyll and carotenoids. क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, it is the site of CO2 assimilation. क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस। Now the origin and interconversion of plastids. क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है प्रोप्लास्टिड्स में। कब कन्वर्ट होता है, जब इनका ग्रैनल मेम्ब्रेन जो इंटरनल मेम्ब्रेन है और इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो लॉस हो जाता है, तब ये प्रोप्लास्टिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो प्रोप्लास्टिड्स हैं अमाइलोप्लास्ट से इंटर कन्वर्टिबल हैं, मींस प्रोप्लास्टिड्स अमाइलोप्लास्ट बना सकता है, अमाइलोप्लास्ट से प्रोप्लास्टिड्स बन सकते हैं। अब ये जो प्रोप्लास्टिड्स हैं इनमें अगर ग्रैनम डेवलप होता है तो ये पहले प्री ग्रैनल प्लास्टिड्स में आते हैं। प्री ग्रैनल प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट आर इंटर कन्वर्टेबल। सो जितने भी प्लास्टिड्स हैं वो इंटर कन्वर्टेबल है। बोथ अमाइलोप्लास्ट एंड प्रोप्लास्टिड्स डेवलप इनटू क्लोरोप्लास्ट। सो अमाइलोप्लास्ट एंड प्रोप्लास्टिड दोनों क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो सकता है, लेकिन अमाइलोप्लास्ट को पहले प्रोप्लास्टिड्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा, प्रोप्लास्टिड्स देन बनेगा किस चीज में, क्लोरोप्लास्ट में। प्लास्टिड्स का जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू एंड द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन पे। सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, whereas amyloplasts dominate in non-photosynthetic tissues that store starch in large quantities such as potato tubers. Inner membrane of all types of plastids are impermeable to polar and charged molecules, and traffic across these membranes is mediated by set of specific transporters. क्लोरोप्लास्ट के अगर लोकेशन एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट मेनली प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल ये है कि ये मीजोफिल सेल्स लीफ में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज एनाटोमी ऑफ लीफ। एनाटोमी ऑफ लीफ की अगर बात करें तो बेसिकली ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ है एंड दिस इज अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल सेल्स की अगर बात करें तो डाइकॉट में मीजोफिल सेल्स दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। ऊपर वाला जो अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मीजोफिल सेल्स हैं, दे आर पैलिसेड पैरेन्काइमा। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये इलोंगेटेड होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। जो सेकेंड वन है दैट इज टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, दे आर स्फेरिकल और ये लूजली अरेंज होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। लेकिन मोनोकॉट में मीजोफिल सेल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। अब इसी मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की खास बात है, इनर मेम्ब्रेन की भी खास बात है। आउटर मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि दे आर फ्रीली परमिएबल। क्या होता है, दे आर फ्रीली परमिएबल फॉर व्हाट, फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। फॉर व्हाट, इट इज फॉर स्मॉल
मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए फ्रीली परमिएबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं। पोरीन्स और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पोरीन्स और प्रेजेंट होते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एज वेल एज बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। So outer mitochondrial membrane, outer chloroplast membrane and bacterial membrane, they are freely permeable to small molecules and ions। जबकि inner membrane की अगर बात करें तो जो inner membrane होता है they are impermeable to small molecules and ions। They are impermeable to polar and charged molecules। क्या? पोलर एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल होता है, लेकिन अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसके लिए ये इम्परमिएबल नहीं होगा। ये इम्परमिएबल होता है पोलर एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के लिए ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोलर एंड चार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। वही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेगा जिनके लिए ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होगा। क्या होगा? जिनके लिए ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होगा। सो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाइड है उसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है एंड एंजाइम्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा स्ट्रोमा में फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलता है थिलाक्वाइड। अब ये जो थिलाक्वाइड है ये एक दूसरे पे अरेंज होते हैं इन स्टैक्स लाइक मैनर, जस्ट लाइक स्टैक्स ऑफ कॉइन्स या पाइल्स ऑफ कॉइन्स। इनको बोलते हैं क्या? ग्रैनम। इनको क्या बोलते हैं? ग्रैनम। लेकिन जो इंडिविजुअल मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं थिलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थिलाक्वाइड। अब दो ग्रैनम आपस में कनेक्टेड होते हैं बाई स्ट्रोमा लैमेली। किसके थ्रू? स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू। और थिलाक्वाइड लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली जो होते हैं मींस मेम्ब्रेन ऑफ थिलाक्वाइड एज वेल एज स्ट्रोमा लैमेली का जो मेम्ब्रेन होता है उस पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, एटीपी सिंथेस प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, that is PS1 and PS2 and all are involved in light reaction। so light reaction कहाँ होता है? थिलाक्वाइड के मेम्ब्रेन पे एज वेल एज स्ट्रोमा लैमेली पे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि ये जो थिलाक्वाइड है इनके बीच में जो स्पेस है इनको बोलते हैं थिलाक्वाइड ल्यूमेन या थिलाक्वाइड स्पेस। सो थिलाक्वाइड मेम्ब्रेन से जो स्पेस ऑक्यूपाइड है उसको क्या बोलते हैं? थिलाक्वाइड ल्यूमेन या थिलाक्वाइड स्पेस। ये जो थिलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है वह प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज होता है एटीपी की सिंथेसिस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट and then these are the different steps of carbon dioxide assimilation। कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन की अगर बात करें तो टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज फिक्सेशन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। सेकेंड स्टेज इज रिडक्शन एंड थर्ड स्टेज इज regeneration of the RUBP, that is acceptor। So first step is the carbon dioxide fixation। ये क्या है? First step is carbon dioxide fixation। So carbon dioxide fixation की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए यहाँ 2 important point है। First one is the carbon dioxide acceptor। फर्स्ट वन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। एंड सेकेंड वन इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब सवाल ये है कि इसका पता कैसे चला कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है इट इज 3 कार्बन कंपाउंड जिसको बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या है? इट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 3PGA भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3PGA। 3PGA स्टैंड्स फॉर व्हाट? 3PGA स्टैंड्स फॉर 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्योंकि 3 कार्बन का कंपाउंड है
एंड ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन का, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। और इस साइकिल को मेल्विन कैल्विन ने डिमोन्स्ट्रेट किए थे, इसीलिए इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। सो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्योंकि 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए कितना एक्सेप्टर चाहिए, 2 कार्बन का एक्सेप्टर चाहिए, लेकिन ये 5 कार्बन का एक्सेप्टर है, दैट इज रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट को RuBP से भी लिखते हैं। अब ये RuBP 1 मॉलिक्यूल RuBP 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंडेंस करेगा तो ये क्या बनाएगा, 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। कितने में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। सो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने का है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है 3 कार्बन कंपाउंड का है। जब RuBP 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंडेंस होता है तो 2 मॉलिक्यूल बनाता है क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। लेकिन अगर ये 3 मॉलिक्यूल RuBP 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंडेंस करेगा तो कितना बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल बनाएगा 3PGA। अब ये 6 मॉलिक्यूल 3PGA का फॉस्फोराइलेशन होता है एंड द फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर इज ATP। तो 1 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉस्फोराइलेशन होगा तो कितना बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। क्या बनाता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। सो 6 मॉलिक्यूल अगर 3-फॉस्फोग्लिसरेट है तो ये कितना बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। अब ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का क्या होता है, रिडक्शन होता है एंड रिडक्शन के लिए NADPH यूज होता है और एक फॉस्फेट रिलीज होता है। सो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट अगर 6 मॉलिक्यूल है, इसका रिडक्शन होगा और डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो ये 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा। मींस 1 मॉलिक्यूल 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा। तो 6 मॉलिक्यूल से टोटल कितने बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। एंड आउट ऑफ 6 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रीजनरेशन के लिए यूज होते हैं फॉर द RuBP। एंड 1 मॉलिक्यूल RuBP रीजनरेट करने में 1 ATP लगता है। 1 मॉलिक्यूल RuBP रीजनरेट करने में 1 मॉलिक्यूल ATP खर्च होगा। तो 3 मॉलिक्यूल RuBP रीजनरेट करने में टोटल 3 ATP खर्च होंगे। सो 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट रीजनरेशन में यूज होता है, 1 मॉलिक्यूल यूज होते हैं फॉर ग्लाइकोलिसिस या स्टार्च सिंथेसिस या फिर सुक्रोज सिंथेसिस के लिए। और इसी तरह से काफी सारे टर्न होते हैं और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जनरेट होता है स्टार्च सिंथेसिस और सुक्रोज सिंथेसिस के लिए। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ द C3 साइकिल या कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन पाथवे या फिर कैल्विन साइकिल। अब हम इसको डिटेल स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, दैट इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की अगर बात करें तो पहला बात है कि किस तरह से आइडेंटिफाई हुआ कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। इसके लिए किया गया एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे कैल्विन एंड हिज एसोसिएट्स ने। इन्होंने क्या किया था, सस्पेंशन ऑफ ग्रीन एल्गी को इल्यूमिनेट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो C14 से लेबल था फॉर जस्ट ए फ्यू सेकेंड्स। आफ्टर दैट इन्होंने क्विकली किल्ड कर दिया सेल को एंड उनसे उस किल्ड सेल से कंटेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया एंड विद द हेल्प ऑफ क्रोमैटोग्राफिक मेथड उस मेटाबोलाइट्स को सर्च किया जो कि कार्बन 14 से लेबल्ड है। और जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट वाज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। जो फर्स्ट कंपाउंड आइडेंटिफाई हुआ जो C14 के साथ लेबल था दैट वाज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट का जो कार्बोक्सिल कार्बन था वो C14 से लेबल्ड था। And this experiment strongly suggests that 3-phosphoglycerate is an early intermediate in photosynthesis। और वैसे प्लांट जिसमें 3-phosphoglycerate जो होते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है that is
C3 प्लांट्स है। सो जितने भी C3 प्लांट्स हैं उनमें किस तरह का साइकिल होगा, उसमें होगा C3 साइकिल। सो C3 प्लांट्स में जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होगा C3 साइकिल का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन का, वो क्या होगा, वो होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। नाउ जब फर्स्ट स्टेप इज द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में क्या होता है, 5 कार्बन रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंडेंस करता है और वो क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब इस रिएक्शन को, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है एक एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज रुबिस्को। सो एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट एंजाइम इज रुबिस्को, एंड रुबिस्को स्टैंड्स फॉर व्हाट, रुबिस्को स्टैंड्स फॉर रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी होती है किसमें, रुबिस्को में। तो रुबिस्को में दोनों एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी होती है एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी होती है। अगर रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है, it catalyzes covalent attachment of carbon dioxide to 5 carbon sugar, that is ribulose 1,5-bisphosphate, and then वो 6 कार्बन का इंटरमीडिएट बनता है, that intermediate is unstable, इसलिए वो 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, और आउट ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट 1 में कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस होता है एज इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप। लेकिन अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की अगर बात करें तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से ये रिएक्शन को कैटालाइज करता है RuBp प्लस ऑक्सीजन। सो रुबिस्को में दोनों तरह की एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज भी एक्टिविटी होती है एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी होती है, और रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी पे। सो रुबिस्को की अगर बात करें तो ये प्लांट्स में भी होते हैं एज वेल एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी होते हैं। प्लांट रुबिस्को की अगर बात करें तो इट इज ए क्रूशियल एंजाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो प्लांट रुबिस्को का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और ये 2 सब यूनिट से बने होते हैं। 8 जो होते हैं आइडेंटिकल लार्ज सब यूनिट होते हैं एंड 8 आइडेंटिकल स्मॉल सब यूनिट होते हैं। 8 आइडेंटिकल लार्ज सब यूनिट जो होते हैं दे आर इनकोडेड बाय क्लोरोप्लास्ट जीनोम या प्लास्टोम। मींस जो लार्ज सब यूनिट होता है वो सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट जीनोम से इनकोडेड होते हैं, और ईच कंटेन द कैटालिटिक साइट। मींस जितने भी लार्ज सब यूनिट होते हैं सारे के सारे में कैटालिटिक साइट होते हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलेज की हो या फिर ऑक्सीजनेज की हो। जबकि स्मॉल सब यूनिट की अगर बात करें तो 8 आइडेंटिकल स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं प्लांट रुबिस्को में एंड दे आर इनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीनोम। इनका फंक्शन अनसर्टेन होता है, अभी तक इनका फंक्शन आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। जबकि बैक्टीरियल रुबिस्को की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली सिंपल होता है एज कंपेयर टू प्लांट रुबिस्को। इसमें 2 ही सब यूनिट होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का जो रुबिस्को होता है वो 2 सब यूनिट से बना होता है, और ये दोनों के दोनों सब यूनिट रिजेंबल करते हैं विद द लार्ज सब यूनिट ऑफ प्लांट एंजाइम। और ये जो सिमिलरिटी होती है, दिस सिमिलरिटी इज कंसिस्टेंट विद द इंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मींस कि जो क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन हुई है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से हुई है। सो क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग but it's a photosynthetic bacteria. So Rubisco is another evidence that suggests that कि क्लोरोप्लास्ट की जो origin हुई है according to Indo-Symbiont hypothesis के थ्रू हुई है। कुछ important points about the Rubisco एंजाइम की अगर बात करें तो इनका जो टर्नओवर नंबर है दे आर एक्सेप्शनली लो। मींस रुबिस्को एक एंजाइम है और इनका टर्नओवर नंबर काफी कम है। मींस नॉर्मल टेम्परेचर पे दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस पे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है 1 सेकेंड में सिर्फ 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड ही फिक्स हो पाता है रुबिस्को के द्वारा। सो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन के लिए, सो हाई रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को अचीव करने के लिए प्लांट ने लार्ज अमाउंट ऑफ
रुबिस्को एंजाइम को बनाया है। इट मीन्स कि रुबिस्को मेक अप द ऑलमोस्ट 50% ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट का जितना भी प्रोटीन है उसका 50% सिर्फ और सिर्फ क्या है, रुबिस्को है। एंड इट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है रुबिस्को। रुबिस्को की अगर कैटालिटिक मैकेनिज्म की बात करें तो रुबिस्को की कैटालिटिक मैकेनिज्म के लिए एक आयंस इंपॉर्टेंट होता है, मेटल आयन, एंड दैट आयन इज मैग्नीशियम आयन। क्या है, मैग्नीशियम आयन। रुबिस्को की कैटालिटिक मैकेनिज्म के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स जब तक मैग्नीशियम आयन नहीं होगा रुबिस्को एक्टिव नहीं होगा। अब ये जो मैग्नीशियम आयन है, ये मैग्नीशियम आयन 6 ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड होता है इन ए रफली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये 6 ऑक्सीजन एटम से बाइंड होता है। अब ये 6 ऑक्सीजन एटम कौन कौन है? दिस वन इज द कार्बोमोइलेटेड लाइसिन 201, this one is the aspartate 203, this one is the from glutamate 204, this one is water, but यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में वाटर दिखाया गया है। एंड ये दो जो है इट इज फ्रॉम रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। सो रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? एक सेंट्रल मैग्नीशियम आयन। विदाउट मैग्नीशियम आयन ये रुबिस्को काम नहीं करता है। And this is the mechanism of the रुबिस्को। So ये रुबिस्को है। रुबिस्को में ये लाइसिन 201 है, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड हिस्टिडीन 294। अब ये जो कार्बोमोइलेटेड लाइसिन साइड चेन है, जब तक ये कार्बोमोइलेटेड नहीं होगा तब तक रुबिस्को एक्टिव नहीं रहेगा। तब तक रुबिस्को क्या होगा, इनएक्टिव रहेगा। जब तक कार्बोमोइलेटेड होगा तभी तक ये रुबिस्को एक्टिव होगा। सो यहाँ पे ये मैग्नीशियम आयन है। मैग्नीशियम आयन क्या करता है, ये रिएक्टेंट्स को पास लाता है। रिएक्टेंट्स को क्या करता है, पास लाता है। रिएक्टेंट्स क्या है, एक RuBP है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम आयन RuBP और कार्बन डाइऑक्साइड को पास लाता है। कैसे लाता है? सो कार्बोमोइलेटेड लाइसिन साइड चेन जो है, ये इनका जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पे निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। सो ये इस प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड हो जाएंगे और कार्बन में हमेशा सिर्फ 4 बॉन्ड ही होता है। जैसे ही 5 बॉन्ड बनेगा ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो ये जो इनडायोलेट इंटरमीडिएट होते हैं, ये इनडायोलेट इंटरमीडिएट इस कार्बन डाइऑक्साइड पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं और जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और जैसे ही खींचेगा तो ये क्या बनाता है, 6 कार्बन का ब्रांच्ड शुगर। और ये जो 6 कार्बन ब्रांच शुगर है इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? बीटा कीटो एसिड इंटरमीडिएट। अब इस बीटा कीटो एसिड इंटरमीडिएट का जो कार्बन नंबर 3 है वहां पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन होता है। सो दिस इज द कार्बन नंबर 3। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगा। हाइड्रोक्सिलेशन के लिए क्या आता है, वाटर आता है। जैसे ही हाइड्रोक्सिलेशन होगा ये 3 कार्बन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। किस फॉर्म में निकल जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में निकल जाएगा और एंजाइम के एक्टिव साइट को लीव कर देगा। नाउ अब यहाँ जो कार्बन आयन बना है 3 कार्बन फ्रैगमेंट का, इनका प्रोटोनेशन होता है बाई दिस लाइसिन। मीन्स लाइसिन 175 का क्या करेगा, प्रोटोनेशन होता है। एंड प्रोटोनेशन के बाद सेकेंड मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट रिलीज हो जाते हैं एंड दिस एंजाइम इज रेडी फॉर अनदर रिएक्शन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फॉर द कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो रुबिस्को एंजाइम है
तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि ये कार्बामोइलेटेड रहेगा। कार्बामोइलेटेड नहीं रहेगा तो ये एक्टिव नहीं है, मींस दिस एंजाइम इज नॉट एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे कार्बामोइलेटेड नहीं है। इनके एक्टिव साइट पे क्या बाइंड है, यहाँ पे बाइंड है आरयूबीपी। आरयूबीपी रुबिस्को के एक्टिव साइट पे बाइंड है, और जब तक रुबिस्को एक्टिव साइट पे बाइंड रहेगा ये लाइसिन जो 201 है ये एक्सपोज नहीं होगा फॉर द कार्बामोइलेशन। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस आरयूबीपी को हटाना पड़ेगा। अब इस आरयूबीपी को कौन हटाता है, इस आरयूबीपी को हटाता है रुबिस्को एक्टिवेज। रुबिस्को एक्टिवेज क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है और यहाँ से इसको आरयूबीपी को रिमूव करता है, और आरयूबीपी को रिमूव करता है जिससे ये एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज हो जाएगा तो ये कार्बामोइलेशन होगा। कार्बामोइलेशन होगा तो ये साथ में मैग्नीशियम आयन से भी बॉन्ड बनाता है। नाउ दिस एंजाइम इज एक्टिव। सो रुबिस्को के एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, रुबिस्को एक्टिवेज चाहिए, एज वेल एज एटीपी चाहिए, एज वेल एज मैग्नीशियम आयन चाहिए। मैग्नीशियम आयन अट्रैक्शन के थ्रू because of the negative charge on carbamoylated lysine. Now एक अनदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है दैट इज नॉक्टर्नल इनहिबिटर। नॉक्टर्नल इनहिबिटर इज 2-कार्बोक्सी अराबिनिटोल 1-फॉस्फेट। अब ये जो नॉक्टर्नल इनहिबिटर है दिस इज ए नेचुरली अकरिंग ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है टू दैट ऑफ बीटा कीटो एसिड इंटरमीडिएट। बीटा कीटो एसिड इंटरमीडिएट क्या है, इट इज ए 6 कार्बन ब्रांच शुगर जो कि ड्यूरिंग रिएक्शन बनता है, और ये कंपाउंड जो है इन्हीं के तरह स्ट्रक्चरली एनालोगस है। बट दिस कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड इन डार्क। ये लाइट में सिंथेसाइज नहीं होता है, डार्क में सिंथेसाइज होता है इन सम प्लांट्स, एंड इट इज पोटेंट इनहिबिटर ऑफ कार्बामोइलेटेड रुबिस्को। जो कार्बामोइलेटेड रुबिस्को है उसका ये पोटेंट इनहिबिटर है, एंड इट इज इधर ब्रेक डाउन व्हेन लाइट रिटर्न्स और इज एक्सपेल्ड बाय रुबिस्को एक्टिवेज एक्टिवेटिंग द रुबिस्को। Now second step is the conversion of 3-phosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphate. Step 2 is the reduction. First stage का प्रोडक्ट क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज 3-phosphoglycerate। अब ये जो 3-phosphoglycerate है पहले ये फॉस्फोराइलेटेड होता है, 1,3-bis-phosphoglycerate बनाता है, और इसके लिए फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर क्या है, फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर इज एटीपी, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज 3-phosphoglycerate काइनेज। 3-phosphoglycerate काइनेज 3-phosphoglycerate को फॉस्फोराइलेट करता है और ये बनाता है 1,3-bis-phosphoglycerate। अब ये जो 1,3-bis-phosphoglycerate है इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, NADPH। रिडक्शन के साथ साथ डीफॉस्फोराइलेशन भी होते हैं और ये बनाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate है ये आइसोमेराइज होकर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते हैं। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मिलके क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate, देन फ्रुक्टोज 6-phosphate बनेगा बाय डीफॉस्फोराइलेशन, एंड द एंजाइम इज फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphatase। फ्रुक्टोज 6-phosphate स्टार्च की सिंथेसिस करता है, और ये पूरा का पूरा स्टार्च का सिंथेसिस कहाँ होता है, स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट में, और यहीं पे ये स्टोर होता है। लेकिन सुक्रोज की सिंथेसिस के लिए ये साइटोसोल में जाता है, कौन सा जाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब यहाँ क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन पे क्या है, ट्रांसपोर्टर दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट एंटीपोर्टर। अब इस एंटीपोर्टर के थ्रू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट साइटोसोल में जाता है, बदले में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ आता है, क्लोरोप्लास्ट में आता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आता है। जैसे ही ये एक साइटोसोल में आएगा ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में आइसोमेराइज हो जाएगा। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate बनाएगा, फ्रुक्टोज 6-phosphate बनाएगा, देन सुक्रोज बनाएगा। बट अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा और एटीपी प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द second step of C3 cycle. Now the third step is regeneration of ribulose 1,5-bis-phosphate that is RUBP from triose phosphate. अब ये regeneration कैसे होता है,
सो रीजनरेशन की अगर बात करें तो रीजनरेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि टोटल 9 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और ये जो सॉलिड सर्कल है दिस रिप्रेजेंट्स मोनोमर, मींस 1 शुगर को रिप्रेजेंट करता है। अगर 3 है सर्कल तो इट इज ट्राइसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड, 5 है पेंटासैकेराइड, 6 है हेक्सासैकेराइड। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड एक मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनाता है क्या, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, एंड दिस इज हेक्सोज। ये क्या है, हेक्सोज है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन के कंपाउंड है। दिस इज द 3 कार्बन, दिस इज द 3 कार्बन, दोनों मिला तो क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज ट्रांस एल्डोलेज। अब फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट का क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन, एंड द एंजाइम इज फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज, और क्या बनता है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है ये ट्रांसकीटोलेज के द्वारा इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बनाता है एंड जाइलुलोज 5-फॉस्फेट बनाता है जब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट 6 कार्बन का होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3 कार्बन का होगा, तो टोटल अगर 9 कार्बन है तो 9 कार्बन ही बनेगा। सो दिस इज 4 कार्बन एंड दिस इज 5 कार्बन, टोटल 9 कार्बन हुआ। मींस फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक मॉलिक्यूल इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बनाता है और एक मॉलिक्यूल जाइलुलोज 5-फॉस्फेट बनाता है। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है 7 कार्बन कंपाउंड दैट इज सेडोहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेट, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय ट्रांस एल्डोलेज। अब ये जो सेडोहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेट है ये 7 कार्बन का कंपाउंड है और सेडोहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेट का डिफॉस्फोराइलेशन होता है और ये बनाता है सेडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट, और सेडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है और ये 2 कंपाउंड बनाता है। फर्स्ट वन इज द राइबोज 5-फॉस्फेट एंड सेकंड वन इज द जाइलुलोज 5-फॉस्फेट, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय ट्रांसकीटोलेज। अब ये जो राइबोज 5-फॉस्फेट है ये क्या बनाएगा, रिबुलोज 5-फॉस्फेट, रिबुलोज 5-फॉस्फेट, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज राइबोज 3-फॉस्फेट आइसोमरेज, क्योंकि दिस 2 आर आइसोमर्स। अब रिबुलोज 5-फॉस्फेट का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन, तो ये बनाएगा रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है दैट इज रिबुलोज 5-फॉस्फेट काइनेज, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। नाउ अब ये जो जाइलुलोज 5-फॉस्फेट है, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट ईपीमेराइजेशन होता है और ये क्या बनाता है, रिबुलोज 5-फॉस्फेट, क्योंकि ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो जाइलुलोज 5-फॉस्फेट है इससे क्या बनेगा, रिबुलोज 5-फॉस्फेट, रिबुलोज 5-फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन होगा और ये रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बनेगा। सिमिलरली इस जाइलुलोज 5-फॉस्फेट से भी रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बनेंगे। सो ओवरऑल टोटल कितना रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बन रहा है, टोटल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है, टोटल 3 मॉलिक्यूल ऑफ रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बन रहा है, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट को बनाने के लिए टोटल कितना एटीपी चाहिए, दिस इज द फर्स्ट एटीपी, सेकेंड एटीपी एंड थर्ड एटीपी। सो 3 मॉलिक्यूल रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बनाने के लिए टोटल 3 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, 3 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सेडोहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेटेज। सेडोहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेटेज जो होता है वो दिस एंजाइम इज यूनिक टू प्लास्टिड, वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड्स में होते हैं। नाउ नेक्स्ट एंजाइम इज ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज की अगर बात करें तो इसके साथ 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो इसके लिए टीपीपी को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। टीपीपी एक्ट्स एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट आल्सो रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन फॉर देयर एक्टिविटी। ट्रांसकीटोलेज करता क्या है, कीटोज डोनर से, जो फॉस्फोराइलेटेड कीटोज डोनर होते हैं उससे 2 कार्बन को ट्रांसफर करता है किस पे, एल्डोज एक्सेप्टर पे। फॉर एग्जांपल अगर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है
फ्रुक्टोज क्या होता है? कीटोज होता है। अब ये एल्डोज एक्सेप्टर क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दैट इज एल्डोज। सो इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ये 2 कार्बन को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा इस पर, तो ये क्या बनाएगा? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। नाउ सीडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट से ये 2 कीटोज ग्रुप ट्रांसफर करेगा एल्डोज एक्सेप्टर पे, तो ये क्या बनाएगा? ये 5 कार्बन का कंपाउंड बनेगा और ये भी 5 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। सो एक कंपाउंड बनेगा राइबोज 5 फॉस्फेट और दूसरा बनेगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। सो ट्रांसकीटोलेज क्या करता है? ट्रांसकीटोलेज बेसिकली कीटोज फॉस्फेट डोनर से 2 कार्बन कीटोल ग्रुप को ट्रांसफर करता है टू द एल्डोज एक्सेप्टर। नाउ टीपीपी किस तरह से कोफैक्टर की तरह काम करता है? सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट का जो 2 कार्बन कीटोन ग्रुप है, अब इस कीटोन ग्रुप डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे, पहले ये ट्रांसफर होता है किस पे? टीपीपी पे। टीपीपी पे अगर ये ट्रांसफर होता है देन ये टीपीपी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे ट्रांसफर करता है और खुद ये कार्बन आयन के थ्रू, कार्बन आयन इनका जो होता है स्टेबिलाइज्ड होता है रेजोनेंस के थ्रू, और बाकी 5 कार्बन राइबोज 5 फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज होता है, 2 कार्बन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे जाता है और ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनाता है। सो टीपीपी एक्ट्स एज ए कोफैक्टर फॉर ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन। नाउ रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट की अगर बात करें तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है किसके लिए? कैल्विन साइकिल के लिए। मींस अगर ये यूज हो रहा है तो इसको रीजनरेट करना बहुत ही जरूरी है। अब ये रीजनरेट कैसे होता है? 2 5 कार्बन कंपाउंड से, एक तो राइबोज 5 फॉस्फेट और दूसरा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज के थ्रू क्या बनेगा? रिबुलोज 5 फॉस्फेट। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट ईपीमेराइजेशन के थ्रू बनेगा क्या? रिबुलोज 5 फॉस्फेट। एंजाइम इज राइबोज 5 फॉस्फेट ईपीमरेज। अब इस राइबुलोज 5 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन होगा एंड द एंजाइम इज रिबुलोज 5 फॉस्फेट काइनेज, और ये क्या बनाएगा? रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। सो 1 मॉलिक्यूल रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट बनाने के लिए कितना एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है? 1 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ स्टोइकियोमेट्री। So this is 3 molecule of carbon dioxide। 3 molecule कार्बन डाइऑक्साइड है तो 3 molecule RUBP चाहिए, क्योंकि 1 molecule कार्बन डाइऑक्साइड 1 molecule के साथ कंडेंस होता है। 3 molecule कार्बन डाइऑक्साइड है तो 3 molecule चाहिए कितना? RUBP। अगर 3 molecule RUBP 3 molecule कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कितना बनाएगा? 6 molecule 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 6 molecule 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 6 molecule 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और यहाँ पे 6 molecule ATP यूज होगा। 6 मॉलिक्यूल NADPH चाहिए फॉर द रिडक्शन ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, और ये क्या बनाएगा? 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये आइसोमेराइज होगा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में। सो 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 6 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनाएगा। आउट ऑफ 6 मॉलिक्यूल जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है या डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट शुगर, सुक्रोज या स्टार्च बनाने में यूज होगा। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल हैं वो RUBP के रीजनरेशन में यूज हो जाएंगे। मींस 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 मॉलिक्यूल RUBP बनाएगा। सो 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में कितना ATP खर्च होगा? पहले आते हैं 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के। 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन करने में कितना ATP खर्च होता है? दिस इज द 6 ATP और दिस इज द 3 ATP। टोटल 9 ATP खर्च होते हैं। NADPH की अगर बात करें तो टोटल 6 NADPH खर्च होते हैं। कितने होते हैं? 6 NADPH खर्च होते हैं। अब अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की बात करें तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए टोटल 3 ATP की रिक्वायरमेंट होगी एंड 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स यहाँ पे जो खर्च हो रहा है 1 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए दैट इज 3:2 का रेशियो है फॉर ATP एंड NADPH का रेशियो। सो अगर हमें 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए कितने मॉलिक्यूल ATP और NADPH रिक्वायर्ड होगा? ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH। सो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना होंगे? 18 ATP एज वेल एज
12 NADPH। कितना होगा? 12 NADPH। इसी तरह से आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए ATP और NADPH कैलकुलेट कर सकते हैं। Now, one molecule of glyceraldehyde 3-phosphate is the net product of carbon assimilation pathway. Other 5 triose phosphate molecules are rearranged in step 1 to 9 to form 3 molecules of RUBP जो कि 15 कार्बन होगा। Means 1 molecule RUBP is 5 कार्बन, तो 3 molecule कितना होगा? 15 कार्बन। Last step in this conversion requires 1 ATP per ribulose 1,5-bis phosphate or a total of 3 ATP. So thus in summary, for every molecule of triose phosphate produced by photosynthetic carbon dioxide assimilation, 6 NADPH and 9 ATP are required. NADPH ATP are produced in light reaction of photosynthesis is about same ratio, that is 2:3. 9 ATP molecules are converted to 9 ADP and phosphate in the generation of a molecule of triose phosphate. 8 phosphate जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एज ए PI और वो 8 ADP के साथ कंबाइंड हो जाएंगे और वो ATP रीजनरेट करेंगे। बट 9th फॉस्फेट जो होता है वो ट्रायोज फॉस्फेट में इनकॉर्पोरेट होता है। सो जो 9th ADP है वो ATP में कन्वर्शन के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से लाएगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोसोल से लाएगा। इसको पहले यहाँ से समझते हैं कि अगर हम यहाँ 3 मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की बात करें, टोटल हमें 9 ATP की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 6 ATP और 6 ATP से 6 ADP बनेगा। यहाँ पे 3 ATP है, 3 ATP से 3 ADP बनेगा। सो टोटल ADP कितना बना? 9 ADP बना। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितना है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। सो टोटल अपने पास 8 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है कंपाउंड में। सो अगर यहाँ पे 8 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है तो ये 8 ADP के साथ रिएक्ट करके फिर से 8 ATP बना लेगा। लेकिन जो 1 ADP बचा, अब इस 1 ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आएगा? ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है साइटोसोल से बाई inorganic phosphate triose phosphate antiporter. So this is the inner membrane है। inner membrane of chloroplast में एक special type of transporter होता है जिसको बोलते हैं inorganic phosphate triose phosphate antiporter। इस एंटीपोटर की खास बात यह है कि यहाँ से डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट स्ट्रोमा से जाता है कहाँ पे? साइटोसोल में, और बदले में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोसोल से आता है स्ट्रोमा में। अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो 9th ADP को ATP में कन्वर्ट करेगा। 8 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट थे, बट 9th ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए था, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आएगा? साइटोसोल से आएगा। साइटोसोल से कैसे आएगा? ये जब डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से सुक्रोज बनता है तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। सो फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट रिमूव्ड फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट, 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द क्लोरोप्लास्ट, प्रोवाइडिंग द 9th इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मेंशन्ड above to be used in regenerating ATP. If this exchange were blocked, triose phosphate synthesis would quickly deplete in the available inorganic phosphate in the chloroplast, slowing ATP synthesis, suppressing the carbon dioxide assimilation into starch. Now regulation of Calvin cycle या C3 cycle। C3 साइकिल के जो इंजाइम्स हैं, कैल्विन साइकिल के जो इंजाइम्स हैं वो इनडायरेक्टली एक्टिवेटेड होते हैं बाय लाइट। सो रिडक्टिव एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो उसके लिए ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। ATP और NADPH कहाँ से आता है? ATP और NADPH आता है लाइट रिएक्शन से, मींस जब लाइट का इल्यूमिनेशन होगा, और क्लोरोप्लास्ट को जब इल्यूमिनेट करते हैं तो स्ट्रोमा में ATP और NADPH का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, मींस कि वहां पे ATP और NADPH की सिंथेसिस बढ़ती है, मींस लाइट रिएक्शन इंक्रीज होता है।
अब ये जो एटीपी और नेट पीएच इंक्रीज होता है, इसकी वजह से क्या होगा, लाइट इंड्यूस्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द थिलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो अगर ये थिलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इट मीन्स कि इसके अक्रॉस स्ट्रोमा से थिलाकॉइड में क्या होता है, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होता है मीन्स प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके अक्रॉस बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है इस थिलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस है। मीन्स H+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा लो इन द स्ट्रोमा एंड हाई होगा इन थिलाकॉइड ल्यूमेन। अगर H+ का कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में लो होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे pH होगा हाई, एंड हाई pH इज अल्कलाइन pH। क्या होता है, अल्कलाइन pH। इसके अलावा प्रोटॉन क्या अगर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम स्ट्रोमा से थिलाकॉइड, तो साइमल्टेनियसली मैग्नीशियम आयन थिलाकॉइड ल्यूमेन से जाता है कहाँ पे, स्ट्रोमा में। मीन्स पीएच तो बढ़ता ही है स्ट्रोमा का, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है इन द स्ट्रोमा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, स्ट्रोमा का पीएच भी बढ़ेगा और मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। और स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होते हैं कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स या C3 साइकिल के एंजाइम्स। सो जैसे ही पीएच बढ़ता है 7 to 8 और मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन होता है फ्रॉम 1 to 3 mm to 3 to 6 mm। सो ये बढ़ने के बाद जितने भी स्ट्रोमा के एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। हाई पीएच एंड हाई अल्कलाइन इन्वायरमेंट में जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। मींस जो स्ट्रोमल एंजाइम्स होते हैं दे टेक एडवांटेज ऑफ लाइट इंड्यूस्ड कंडीशन विच सिग्नल द अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी एंड NADPH। मींस हाई पीएच एंड हाई मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन स्ट्रोमा के एंजाइम को सिग्नल देता है कि यहाँ पे एटीपी और NADPH का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसको इस डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। जब लाइट इंडक्शन होता है, लाइट इंडक्शन होगा तो लाइट रिएक्शन बढ़ेगा, लाइट रिएक्शन होगा तो प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम स्ट्रोमा टू थिलाकॉइड ल्यूमेन। प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा उससे की वजह से मैग्नीशियम आयन का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम थिलाकॉइड ल्यूमेन से स्ट्रोमा। और जैसे ही जैसे स्ट्रोमा में मैग्नीशियम आयन पीएच लेवल बढ़ेगा उससे क्या होगा, वो सिग्नल देगा एंजाइम को कि एटीपी और NADPH ज्यादा है। एटीपी और NADPH ज्यादा है मींस कार्बन एसिमिलेशन साइकिल का रेट इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रुबिस्को की एक्टिवेशन की बात करें तो रुबिस्को का एक्टिवेशन कैसे होता है, कार्बामोइल लाइसिन। जब तक रुबिस्को कार्बामोइलेटेड रहेगा तभी तक रुबिस्को एक्टिवेट होगा। एंड कार्बामोइलेशन इज फास्टर एट अल्कलाइन पीएच एंड हाई स्ट्रोमल मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। हाई पीएच एंड स्ट्रोमा का हाई मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन फेवर करता है एंजाइम्स एक्टिव मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स को। सेकेंड एंजाइम इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेजेस। ये भी मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है इसकी एक्टिविटी के लिए एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन पीएच एंड इट्स एक्टिविटी इंक्रीजेस मोर देन 100-fold व्हेन पीएच एंड मैग्नीशियम आयन राइज ड्यूरिंग क्लोरोप्लास्ट इल्यूमिनेशन। इसको एक ग्राफ से भी दिखाया गया है। This is the magnesium ion concentration and this is fructose 1,6 bisphosphatase activity। अगर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है और पीएच ज्यादा है, जैसे जैसे पीएच ज्यादा हो रहा है, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, FBPase1 का एक्टिविटी बढ़ रहा है। मींस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की एक्टिविटी बढ़ रही है एट हायर पीएच एज वेल एज एट हायर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। 4 कैल्विन एंजाइम जो होते हैं दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ रेगुलेशन बाय लाइट। और वो 4 एंजाइम कौन है, फर्स्ट वन इज द रिबुलोज 5 फॉस्फेट काइनेज जो कि रिबुलोज 5 फॉस्फेट से रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। सेकंड वन इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज जो कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। थर्ड वन इज सेडुहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेटेज जो कि यूनिक एंजाइम है प्लांट के लिए और ये सेडुहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट से सेडुहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। एंड फोर्थ वन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंड ऑल 4 एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड बाय लाइट ड्रिवन रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन 2 सिस्टीन रेजिड्यू क्रिटिकल टू देयर एक्टिविटी। अब ये कैसे रेगुलेट होता है ये देखते हैं। एंजाइम 2 फॉर्म में होते हैं,
एक तो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म में और दूसरा दोनों रिड्यूस हो जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड में है तो ये एंजाइम इनएक्टिव होता है, लेकिन अगर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड रिड्यूस होकर 2 एसएच ग्रुप में कन्वर्ट होता है तो ये एंजाइम एक्टिव होता है। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है, इनको कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फेरिडॉक्सिन। अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फेरिडॉक्सिन कैसे बनेगा, जब लाइट रिएक्शन होता है तो फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है कहां पे, फेरोडॉक्सिन पे। जैसे ही फेरोडॉक्सिन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा फेरोडॉक्सिन रिड्यूस्ड हो जाएगा। अब ये रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन देता है किसको, ऑक्सीडाइज्ड थियोरिडॉक्सिन को, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फेरोडॉक्सिन थियोडॉक्सिन रिडक्टेज, और ये रिड्यूस्ड थियोरिडॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो रिडॉक्स थियोरिडॉक्सिन है ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ एंजाइम को जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एंजाइम, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। सो इस तरह से ये चारों एंजाइम्स एक्टिवेटेड होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं बाय लाइट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर बात करें तो इट इज द फर्स्ट एंजाइम इन द ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इज आल्सो regulated by this light driven reduction mechanism, but in opposite sense. During the day when photosynthesis produces plenty of NADPH, this enzyme is not needed for NADPH production and reduction of critical disulfide bond by electrons from ferredoxin inactivates the enzyme. So this is all about C3 cycle as well as their regulation, and in my next lecture we will discuss about C4 pathway as well as CAM pathway and photorespiration. So stay tuned for the next lecture, and if you have any doubt and query please leave comment in the comment section.